चलिए आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, ये जो हम बॉन्डिंग डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग डिस्कस की और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस की। ये सारी थ्योरीज जो थी वो वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर से मुतालिक थी। जब हमने क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि वेरी स्मॉल पार्टिकल हैविंग नेग्लिजिबल वेट और बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल है, तो वो जो बिहेव करता है वो एज अ एनर्जी बिहेव करता है। और हमने इसे क्वांटम मैकेनिक्स में ये कहा था कि असल में उसका जो पाथ है वो चार्ज डेंसिटी है, हम पार्टिकल को लोकेट नहीं कर सकते। अगर हम उसे चार्ज डेंसिटी समझ रहे हैं तो फिर बॉन्डिंग किस तरह होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स ऑर्बिटल्स आर दैट सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन where probability of finding an electron is maximum। यानी ये ऑर्बिटल है। ये हम नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का असल पाथ है, बल्कि हम ये कहेंगे कि जहाँ probability उनके पाए जाने की मैक्सिमम है वो ऑर्बिटल है। When two atoms come nearer due to the effective nuclear charge, the charge comes the charge density जो है वो दोनों की both are atoms overlap। यानी जब हम उन्हें चार्ज डेंसिटी कह रहे हैं तो जब वो कम नियरर आते हैं तो फिर बजाय इसके कि वो पेयर अप हो, वो खुद पेयर अप नहीं होते बल्कि उनकी चार्ज डेंसिटी पेयर अप होती है। तो और किसकी, वैलेंस शेल की। दे ओवरलैप्स इन 3 डिफरेंट मैनर। अब ये जो चार्ज डेंसिटी ओवरलैप होती है इसका तरीक़ेकार दूसरा होगा। इलेक्ट्रॉन जब ओवरलैप हो रहे थे तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते थे, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ के साथ पेयर अप होकर एक बॉन्ड बना लेता था। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होता था, दूसरा दूसरे एटम का, और उसे हम बॉन्ड पेयर कहते थे। वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ अब फर्ज कर लें कि हम वही एग्जांपल अगर हाइड्रोजन की भी ले लें तो एक हाइड्रोजन का एटम ए है और वहाँ जो इलेक्ट्रॉन उसके पास है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी उसके ऑर्बिटल में साई ए स्क्वायर के बराबर होगी। और जो दूसरा एटम बी है उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है उसके शेल में है और वो साई बी स्क्वायर के बराबर होगी। ये साई ए स्क्वायर और साई बी स्क्वायर इनके इंडिविजुअल चार्ज डेंसिटी हैं जब वो इंटरफेयर नहीं कर रहा है। यानी वन इलेक्ट्रॉन, ए का इलेक्ट्रॉन ए ही के पास है और तमाम चार्ज डेंसिटी उसने ए के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ही रखी हुई है, और बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास है और उसने अपनी चार्ज डेंसिटी अपने ही न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रखी हुई है। लेकिन जब ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के चार्ज डेंसिटी को अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और करीब आ जाते हैं और फिर इंटरैक्ट करते हैं, तो फिर एक नई चार्ज डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन साई स्क्वायर ए बी क्रिएट होता है। यानी प्रोबेबिलिटी अब ए की ए के साथ और बी की बी के साथ नहीं बल्कि कुछ इनके इन बिटवीन भी होगी। ये साई ए बी स्क्वायर जो है वो बराबर होता है फाई ए फाई बी। यानी फाई जो है वो ए का की चार्ज डेंसिटी प्रोबेबिलिटी है और फाई बी बी की प्रोबेबिलिटी है। फाई ए प्लस फाई बी पहले दोनों ऑर्बिट मिले हैं, उसके बाद हमने उसे स्क्वायर किया है। जबकि हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में साई ए स्क्वायर और फाई बी स्क्वायर अलग अलग ही लेते थे, लेकिन यहाँ पहले हमने दोनों को प्लस करके एक नया ऑर्बिटल बनाया और उस नए ऑर्बिटल में अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन हमने रखी उसको, इसलिए हमने फाई ए प्लस फाई बी स्क्वायर लिया है। और जब हम इसे खोलेंगे तो हमारे पास फाई ए स्क्वायर प्लस फाई बी स्क्वायर प्लस 2 फाई ए फाई बी आएगा। फाई ए स्क्वायर आपने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अलोंग द न्यूक्लियस ए, और फाई बी स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अलोंग द न्यूक्लियस बी। और ये जो 2 फाई ए इंटू फाई बी, ये प्लस नहीं है इंटू है, इसको सही कर लीजिएगा। 2 फाई ए इंटू फाई बी जो है ये प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन टू न्यूक्लियस है। यानी इन बिटवीन टू न्यूक्लियस इतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन की। ये नीचे मैंने लिखा है प्लस 2 फाई ए फाई बी इज इक्वल टू एस, और इस एस को हम कहते हैं ओवरलैपिंग कांस्टेंट। यानी जब इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटीज ने अपने आप को ओवरलैप किया तो उन्होंने इतनी चार्ज डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियस इंक्रीज की, और इस इंक्रीज की वजह से ए और बी के दरमियान रिपल्शन डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, अब यही प्रॉब्लम, ये ओवरलैपिंग, ऊपर की ओवरलैपिंग में हमने जो ख़ास बात देखी थी वो ये कि उन्होंने बिल्कुल स्मूथली ऐसे ओवरलैप किया था कि उनके नोड्स डिस्टर्ब नहीं हुए थे। वो अपने नोड से जिस तरह गुजर रहे थे उसी तरह गुजर रहे थे।
लेकिन अब आपके पास सैंपल है, उसमें बहुत सारे ए एटम हैं, बहुत सारे बी एटम हैं, और वो ए बी एटम मुख्तलिफ तरीक़ों से टकरा रहे हैं। एक तरीक़ा तो यही था टकराने का कि उनकी नोड में कोई तब्दीली नहीं आती और वो जिस तरह फ़्लो कर रहे थे, चार्ज डेंसिटी जिस तरह वेव बना रही थी उसी तरह बनाती चली जा रही है। लेकिन अब ये दूसरा तरीक़ा है जिसमें वो इस तरह ओवरलैप करें कि उनके जो नोड्स हैं वो मैच ना हो रहे हों, मिसमैच हो रहे हों। ऐसी सूरत में ये जो ओवरलैपिंग है ये नेगेटिव ओवरलैपिंग कहलाती है। और फिर प्रोबेबिलिटी को जब हम मेंशन करते हैं तो साई स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू फाई ए माइनस फाई बी द होल स्क्वायर। अब इसको जब हम खोलेंगे तो यहाँ हमारे पास फाई स्क्वायर प्लस फाई बी स्क्वायर माइनस टू फाई ए फाई बी, यानी इन बिटवीन टू न्यूक्लियाई इतनी चार्ज डेंसिटी कम हो गई, माइनस हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इस एरिया में जहाँ वो मिसमैच हो रहे हैं नेगेटिव हो जाती है, तकरीबन ज़ीरो हो जाती है। तो अब ए और बी के दरमियान बजाय चार्ज डेंसिटी का इजाफा होने के, जो पहले प्लस टू फाई ए फाई बी हुआ था, उतनी कमी वाक़ई हो गई माइनस टू फाई ए फाई बी, और इस वजह से ए और बी के दरमियान रिपल्शन जो है वो बढ़ जाता है। और इस तरह जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो हाई एनर्जी का, रिपल्शन ऑलवेज इंक्रीज द एनर्जी, अट्रैक्शन ऑलवेज डिक्रीज द एनर्जी। तो यहाँ रिपल्शन बढ़ गई है और ए और बी के दरमियान, तो हाई एनर्जी ऑर्बिटल है जिसे हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। फिर एक तीसरा तरीक़ा है कि जब दोनों बिल्कुल एक दूसरे को सिर्फ टच कर पाते हैं और वो एक दूसरे से चार्ज डेंसिटी अपने अपने रास्ते पर चलती रहती हैं, ओवरलैप नहीं होती। इसमें हम हमारा जो साई स्क्वायर ए बी है वो सिंपली इक्वल टू फाई ए स्क्वायर बी, यानी सारी चार्ज डेंसिटी ए की ए के पास है, प्लस फाई बी स्क्वायर यानी सारी बी की चार्ज डेंसिटी बी के पास है। और यहाँ पर ओवरलैपिंग कांस्टेंट ज़ीरो होता है। ये आमतौर पर हमारे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, मगर होते मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। ये हम नहीं कहेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना, बल्कि ये बना है, लेकिन ओवरलैपिंग कांस्टेंट ज़ीरो है, इसलिए इन बिटवीन न्यूक्लियाई चार्ज डेंसिटी में ना इजाफा हुआ और ना कमी हुई है। अच्छा, अब पहली केस जैसे मैंने बताया, वेयर नोडल प्लेन ऑफ द चार्ज क्लाउड ऑफ बोथ द एटम्स in valence shell overlaps each other, it is called positive overlapping. If it produce multi-centered orbital, अब इन दोनों की ओवरलैपिंग से जो नया ऑर्बिटल बनता है जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, इसको हम मल्टी सेंटर्ड ऑर्बिटल भी कहते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो यूनी सेंटर्ड ऑर्बिटल होता है, क्योंकि वो एक न्यूक्लियस की गिर चार्ज क्लाउड फैला हुआ होता है। अब जो नए ऑर्बिटल बनते हैं ये मल्टी सेंटर्ड इसलिए कहते हैं कि जितने न्यूक्लियस आपस में ओवरलैप हुए हैं ये उन सब के इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो इस तरह अगर हम H2 की बात कर रहे थे या A और B की बात कर रहे थे, तो अब जो नया ऑर्बिटल बनेगा वो A और B न्यूक्लियस दोनों को ओवरलैप करेगा, इसलिए ये मल्टी सेंटर्ड ऑर्बिटल कहलाएगा। अच्छा, यूनी सेंटर्ड से मल्टी सेंटर्ड में कन्वर्ट हो गए। इसको आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। अगर हम इसको ग्राफ की सूरत में देखें और ए और बी ओवरलैप कर रहा है, तो बीच में आप देखेंगे कि ए की चार्ज डेंसिटी भी मौजूद है और बी की चार्ज डेंसिटी भी मौजूद है। ये वही ओवरलैपिंग कांस्टेंट है प्लस टू फाई ए फाई बी, जिसे हमने एस बी कहा है। ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये इसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, क्योंकि ये लो एनर्जी ऑर्बिटल है। और लो एनर्जी इसलिए कि ए और बी के दरमियान चार्ज डेंसिटी जो है वो आपकी बढ़ गई है, इसलिए न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन जो है वो आपका कम हो गया है। The new orbital is called bonding molecular orbital with the extra charge density plus 2 phi a phi b is equal to s. S called the overlapping constant increases the charge density in between the two nuclei. अच्छा, अब दूसरे की हम बात करते हैं जिसमें हमारी ओवरलैपिंग ज़रा दूसरी तरह की होती है। इस केस में क्या होता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनका वो जिस तरह ओवरलैप हो रहे हैं वो एक फिजिबल तरीक़ा नहीं है उनके फ़्लो होने का। उनके वेवलेंथ जो है वो सही से उनके जो नोड्स हैं वो मैच नहीं हो रहा है। तो इस सूरत में क्या होता है कि ए और बी के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी बिल्कुल कम हो जाती है या तकरीबन ज़ीरो हो जाती है, माइनस हो जाती है उतनी, और इस वजह से ए और बी के दरमियान रिपल्शन आपकी बढ़ जाती है। दोनों पॉजिटिव न्यूक्लियाई हैं और इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो फाई ए स्क्वायर
और 5b² जब ओवरलैप हो रहा है तो वो नेगेटिव ओवरलैप हो रहा है और बीच में ज़ीरो चार्ज, मतलब कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है, बल्कि माइनस हो गई है 2 5a और 5b। और ऐसे ऑर्बिटल जाहिर है कि रिपल्शन बढ़ने से बन रहे हैं, तो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं और हाई एनर्जी ऑर्बिटल हैं, और इनका S जो है -2 5ab है। तो एक हुए ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक हुए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाई एनर्जी ऑर्बिटल। उसके बाद जो तीसरा तरीका है जिसमें दोनों ओवरलैप नहीं होते, सिर्फ एक दूसरे को टच करते हैं, वो भी अभी हम देखेंगे कि किस कंडीशन में होता है। इन्हें हम सिंपली नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, क्योंकि ना इसमें किसी किस्म का 2 5a 5b नहीं बनता, कोई इंटरेक्शन नहीं होता। तो ये तो 3 तरह की आपकी ओवरलैपिंग हुई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। अब इन 3 ओवरलैपिंग के लिए एक रूल है जिसे हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड। यानी जब एटम आपस में कंबाइन होने के लिए आते हैं तो वहाँ 4 बुनियादी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर वो इन चारों को इनमें वो चारों बातें इनमें मौजूद हैं तब तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, वरना वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे। यानी दो एटम के एटॉमिक शेल जो हैं, वैलेंस शेल जो हैं, वो जब ओवरलैप करेंगे तो कौन सी कंडीशन का होना ज़रूरी है कि वो ओवरलैप करें। इनमें सबसे पहली कंडीशन है वो ये कि दोनों एक कंपेरेबल एनर्जी रखते हों वैलेंस शेल। यानी जो वैलेंस शेल हैं उनके जो, अब एनर्जी क्या चीज़ है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ के ज़रिए हम अगर उनकी वेवलेंथ ऐसी है कि वो उनके नोडल प्लेन एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं, तब तो वो कंपेरेबल एनर्जी होगी। या तो उनकी वेवलेंथ बिल्कुल एक जैसी हो तो वो ओवरलैप करेंगे, या उनकी वेवलेंथ एक की दूसरे की हाफ हो, या कोई ना कोई रिलेशन उनमें पाया जाता होगा। यानी कंपेरेबल एनर्जी, दोनों लैम्डा किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं से नोडल प्लेन को ओवरलैप कर सकते हो, तब तो वो ऑर्बिटल बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। ये तो पहली चीज़ है कि उन्हें कंपेरेबल एनर्जी रखनी चाहिए। अगर वो कंपेरेबल एनर्जी नहीं रखते तो दे विल नॉट मेक फॉर्म अ बॉन्ड। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर वो कंपेरेबल एनर्जी रखते भी हैं तो फिर दूसरा फॉर्म ये है कि वो शुड कंबाइन और द सेम एक्सिस। यानी वो कंपेरेबल एनर्जी तो रखते हैं, लेकिन एक एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है, दूसरा वाई एक्सिस पर मूव कर रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरा जेड एक्सिस पर जा रहा है। आपके पास जो सैंपल है कंपेरेबल एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स का, उनमें जो जो मॉलिक्यूल एक ही एक्सिस पर आपस में मूव कर रहे हैं और टकरा रहे हैं, सिर्फ वही मॉलिक्यूल बनाएंगे, बाकी मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे। तो ये दूसरी चीज़ है LCO मेथड की जो होना ज़रूरी है। अब अगर एनर्जी भी कंपेरेबल हो गई, उनका एक्सिस भी सेम हो गया, तो अब तीसरी बात ये है कि उनकी सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए। यानी S ऑर्बिटल से ओवरलैप हो सकता है, p ऑर्बिटल से ओवरलैप हो सकता है, S और p भी ओवरलैप हो सकते हैं, लेकिन d ऑर्बिटल S से ओवरलैप नहीं कर सकता, क्योंकि d ऑर्बिटल की सिमेट्री बिल्कुल अलग है। तो इसी तरह बाज d बाज p से ओवरलैप नहीं करेंगे। Eg जो है वो तो p से ओवरलैप कर लेगा, T2G के लिए मुश्किल होगा। तो अब तीसरी बात ये हुई कि एनर्जी भी सेम हो गई और उनकी जो है एक्सिस भी सेम हो गए, लेकिन सिमेट्री सेम नहीं है, तो वो ओवरलैप नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद तीसरी बात हुई, और आखिरी बात ये कि जब वो आपस में टकराएं तो एक इफ़ेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, तब वो ओवरलैप करेंगे। ये इसकी वजह से हम अक्सर एनर्जी देते हैं, मूवमेंट बढ़ाते हैं, चीज़ों को हीट करते हैं ताकि वो कंबाइन करें। तो उनकी जब तक इफ़ेक्टिव कोलिजन नहीं होगी, इफ़ेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी। इन चारों चीज़ों को मिलाकर हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के लिए जो मेथड है वो कहलाता है LCAO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये कॉम्बिनेशन है इन 4 बातों का। अच्छा, अब हम देख लिया हमने कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जब वैलेंस शेल दूसरे वैलेंस शेल से टकराता है तो वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में तब्दील हो जाते हैं, तो उनकी एनर्जी क्या क्या होती है। जैसे हमने देखा कि बॉन्डिंग की एनर्जी लो होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हाई होती है, नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी आमतौर पे वही होती है जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होती है। तो अगर हम इनकी एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस करें तो हम पहले सबसे सिंपल मॉलिक्यूल H2 को लेकर डिस्कस करते हैं ताकि हमारी समझ में आ जाए। और H2 में क्योंकि हमारे पास सिर्फ
1s ऑर्बिटल होता है, दोनों के पास 1s ऑर्बिटल है। LCO के हिसाब से जो पहली चीज़ है वो ये कि एनर्जी हमने देखनी है, दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम है, तो कंपेरेबल की तो बात ही नहीं, बिल्कुल सेम एनर्जी है। अच्छा, अब इन दोनों के पास ये दोनों जब आपस में कंबाइंड होंगे तो एक पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी जो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल को, ये याद रखें कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ क्योंकि दो s ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं तो ये दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और जाहिर है वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से एक लो एनर्जी पे होगा और एक हाई एनर्जी पर होगा, दोनों एक एनर्जी पे तो नहीं हो सकते। तो जो लो एनर्जी पे होगा उसे हम कहते हैं कि उसकी जो ओवरलैपिंग है वो फाई ए प्लस फाई बी है, और जो हाई एनर्जी पे है उसके लिए हम समझेंगे कि उसकी जो ओवरलैपिंग है वो फाई ए माइनस फाई बी पर है। तो इसी तरह जो हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा वो फाई ए प्लस फाई बी द होल स्क्वायर, और जो एंटी बॉन्डिंग बनेगा वो फाई ए माइनस फाई बी द होल स्क्वायर के बराबर बनेगा। और जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो अपनी अपनी एक मिक्सिंग कोएफिशिएंट भी रखते हैं कि बॉन्डिंग पे कितना एक एस का आया और कितना दूसरे एस का आया। तो अगर हम C1 एक का ए का ले लें और C2 दूसरे का ले लें, तो क्योंकि दोनों बराबर एनर्जी पे थे और दोनों नए बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बराबर एनर्जी डिफरेंस पे पाए जाते हैं, तो C1 बराबर है C2 के। दोनों अपना आधा हिस्सा बॉन्डिंग को देंगे और आधा हिस्सा एंटी बॉन्डिंग को देंगे। तो यहाँ C1 और C2 दोनों बराबर हैं, दोनों में, एंटी बॉन्डिंग में भी और बॉन्डिंग में भी। यानी आधा चार्ज क्लाउड पहले एस से आया और आधा चार्ज क्लाउड दूसरे एस से आया, और दोनों ने मिलकर एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाया। इस तरह बाकी मानदा जो चार्ज क्लाउड था वो दोनों का ऊपर चला गया, हाई एनर्जी पे चला गया और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। अब जब ये नए ऑर्बिटल बन गए तो इलेक्ट्रॉन भी अपने आप को रीअरेंज करेंगे, और जाहिर सी बात है कि पहले वो लो एनर्जी के ऑर्बिटल पे जाएंगे। अब इनकी अगर हमें स्टेबिलिटी देखनी हो तो इस स्टेबिलिटी को देखने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। यानी और बॉन्ड ऑर्डर हमें ये बताती है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जितने एंटी बॉन्डिंग में जाते जाएंगे वो स्टेबिलिटी को कम करते चले जाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन थे और हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी रखता है, तो वो दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे बॉन्डिंग में चले गए। अब अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर देखना चाहें तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। दोनों को माइनस करके हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाते हैं, तो हर दो इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ बॉन्ड निकाल सकते हैं। तो इस तरह जो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आया वो आएगा 1, क्योंकि हमारे बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, और ये दोनों के दोनों जो हैं वो चले गए आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 मुख्तलिफ एटम से आएंगे तो ये जो पेयर बना है ये बॉन्ड पेयर कहलाता है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही से आ रहे हों तो इसे हम लोन पेयर कहते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अगर H21 हमारे पास है तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा बढ़ जाता है। एनर्जी लेवल वही है, दोनों हाइड्रोजन है और इसी तरह बिल्कुल बनेंगे जैसे पहले बने थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए और एक एंटी बॉन्डिंग में चला गया। चनांचे जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो वो बॉन्ड ऑर्डर हमारा जो है वो 0.5 के करीब आएगा, सॉरी ये तो हाइड्रोजन का 0.5 के करीब आएगा। इसी तरह अगर हम H2 प्लस ले लें तो वहाँ भी आपका एक इलेक्ट्रॉन, अब एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया एक के पास और एक के पास है ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्डिंग में आएगा। तो अब 1 और एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइड बाई 2 ये भी 0.5। तो अगर आप देखें तो स्टेबिलिटी ज़ाहिर है H2 मॉलिक्यूल की ज़्यादा है, लेकिन यहाँ H2 माइनस और H2 प्लस में अगर हम कंपेयर करना चाहें कि दोनों में से कौन सा स्टेबल है, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर तो बिल्कुल सेम है, लेकिन स्टेबिलिटी में एक चीज़ हमें देखनी होगी कि किसके पास एंटी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है और किसके पास नहीं है। H2 माइनस के पास एंटी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, और अभी मैंने आपको बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्ड में जाते जाते हैं वो उसकी स्टेबिलिटी को कम करते चले जाते हैं। तो दोनों सेम ऑर्डर रखते हुए भी आपका H2 प्लस विल बी मोर स्टेबल देन दी H2 माइनस। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं He2 पर।
He2 में आपके दोनों s ऑर्बिटल एक ही एनर्जी लेवल पर हैं, दोनों उसी तरह कंबाइंड होंगे, दोनों एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे और एक बॉन्डिंग बनाएंगे। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन आपके 4 हैं, 2 आपके जाएंगे बॉन्डिंग में, 2 आपके एंटी बॉन्डिंग में। क्योंकि दोनों में बराबर इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों He के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं बन रहा। लेकिन अगर आप इसे He2+ कर दें तो ये बॉन्ड ऑर्डर 0.5 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि He2 का मॉलिक्यूल फिर भी एग्जिस्ट करता है बास कंडीशन में, लेकिन He2 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो आपका He2+ है उसमें एक बॉन्ड ऑर्डर यानी आधा बॉन्ड पाया जाता है। अदर इसके अलावा कि वो एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है और बहुत ही अनस्टेबल है, लेकिन वक्ती तौर पर ये एग्जिस्ट कर सकता है बास कंडीशन में। अच्छा, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सेकंड पीरियड। अच्छा, सेकंड पीरियड का जो है उसमें आपके sp-sp ओवरलैपिंग होती है। तो अब इसको हम